दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार में। इकोनॉमिक्स की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। क्लास नंबर ये है 11। अभी तक आप 10 क्लास देख चुके हो और 90% आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ क्लास, एक दो क्लास की बात रह गई थी, तो वो आज वो शुभ मुहूर्त निकल आया कि अपन इकोनॉमिक्स की 11वीं क्लास लेकर आ गए साहब। टॉपिक हो रहा है इंडस्ट्री। उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक साहब, तो इंडस्ट्री में पढ़ेंगे, धुआं मचाएंगे साहब। इंडस्ट्री क्या होती है, उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आते। जो बेसिकली फैक्ट हैं वो आपको याद करने की कोशिश करवाता हूँ साहब। जो इंडस्ट्री डेवलप हुई, देखो इंडिया जो आज़ाद हुआ वो 1947 में हुआ। इंडिया की जो स्वतंत्रता बनी 1947 में बनी। उसके बाद फिर इंडिया को लगा कि एक इंडिया की औद्योगिक नीति होनी चाहिए, तो 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और उसके अगले ही साल 1948 में इंडिया की पहली औद्योगिक नीति यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च होती है 1948 में। और 1948 के टाइम पे जो इंडिया के उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, यानी प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में शुरू हुई और उद्योग मंत्री उस वक्त थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इकोनॉमिक्स की देखो 10 क्लासेस का पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ। पीडीएफ ये 11वीं क्लास है, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, इसलिए आपको टेंशन मत लो। ठीक है, जिन लोगों ने इसके नोट्स बनाए थे वो दोबारा बना सकते हैं, आगे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ पीडीएफ से पढ़ा था वो टेंशन न लें, उनको भी पीडीएफ इसका मिलेगा साहब। ठीक है, देखो 1948 में औद्योगिक नीति आ गई, उसके बाद इसमें मज़ा नहीं आया। फिर मजाक आने के लिए दोबारा से औद्योगिक नीति आई, वो आई 1956 में। कब आई? 1956 में। ठीक है, इसका मतलब पहली बार जो औद्योगिक नीति आई वो 1948 में और फिर से दोबारा से लाई 1956 में। क्लियर है? फिर जब फिर मज़ा नहीं आया तो फिर 1991 के टाइम में, जिसे एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो नई औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है और वो आई 24 जुलाई 1991 को। इस वाले की डेट भी याद रखनी है, 24 जुलाई 1991। क्लियर है? तो ये वाली नई औद्योगिक नीति जब आई थी एलपीजी, वो कब आई है आपकी? 24 जुलाई 1991। और ये पूरी बात अपन पिछली क्लासों में कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, आरबीआई गवर्नर कौन था, ये बातें सारी पिछली क्लासों में अपन बता चुके हैं, तो यहाँ दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी देखो इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, उसके दो उद्योग आरक्षित हैं। आरक्षित का मतलब है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है अभी भी। कौन कौन सा? एक है परमाणु ऊर्जा और एक है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे परिवहन। यानी दो ऐसे उद्योग हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही बोलबाला है। प्राइवेट लोग थोड़े बहुत काम कर भी रहे हैं, लेकिन सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लेती है। वो दो क्षेत्र हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। क्लियर है? आगे अब इंडस्ट्री में ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपने सुना होगा महारत्न कंपनियों के बारे में। महारत्न कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में काम कर रही हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, तो उस सब चीज़ों को कहते हैं महारत्न कंपनी। एक कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी कैसे बनती है, इस बात को लेके आईएएस में, पीसीएस में और अदर एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन आए हैं कि महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है साहब, तो देखो निम्नलिखित मापदंडों को जो पूरा करेगा वो कंपनी बन जाएगी महारत्न। जो ये शर्तें हैं मैं भी आपको समझाऊंगा, वो शर्तें जो पूरी कर लेगी कंपनी उसको कहा जाएगा महारत्न कंपनी। शर्तें कौन सी हैं? पहली बात तो वो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी मतलब कोई कंपनी, कंपनी ए है, वो क्या होनी चाहिए? नवरत्न होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप में वो कंपनी नवरत्न होनी चाहिए। मैं आपको साथ में एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो कोई कंपनी हमारी बी ऑफिसर कंपनी बन गई साहब। ठीक है, बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स एक कंपनी है, आज हमने बना ली, मतलब 3-4 महीने पहले बनाई थी। ठीक है, अब उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिलवाना है तो क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो कैसी होनी चाहिए? नवरत्न बने, महारत्न बनने से पहले नवरत्न बने। ठीक, दूसरी शर्त ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में, जो आपने स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, उसमें उसका नाम लिखा हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हो। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी? कि नवरत्न का दर्जा हो। दूसरी शर्त क्या हो गई? स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, यानी लिस्टेड हो। अब देखो आगे तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि हम लोग यानी बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फैमिली है, वो 25,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 सालों में, कितने सालों में? पिछले 3 सालों में
25,000 करोड़ का क्या कर ले, टर्नओवर, जो कारोबार कर ले, टर्नओवर कर ले, वो पिछले 3 सालों में कितने का कर ले, 25,000 करोड़ का। समझ गए? इसका मतलब है तीसरी शर्त क्या हो जाएगी, पिछले 3 सालों में इसका औसत कारोबार यानी टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो आपने 3 शर्तें देख ली, एक तो कंपनी नवरत्न हो, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तीसरा पिछले 3 सालों में 25,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का उसका टर्नओवर हो। और 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि उसकी जो नेट वर्थ है, कंपनी की जो नेट वर्थ का मतलब होता है कमाई टाइप की, ठीक है, कमाई मतलब लाभ नहीं, मतलब हम कितने का हमने व्यापार कर लिए, ठीक साहब, मतलब कितने की चीज़ें बेची, आई, खरीदी, क्योंकि लाभ तो एक अलग चीज़ होती है, कमाई एक अलग चीज़ होती है। लाभ में तो ये होता है कि भाई कमाई मान लो, जैसे बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स मान लो 1 साल में 10 करोड़ कमाता है, मान के चल रहे हैं, ठीक, लेकिन वो कमाई हो गई, लेकिन हम उसमें सैलरी भी तो देंगे लोगों को, तो वो प्रॉफिट नहीं हुआ ना, खर्चे भी तो होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ नेटवर्थ अलग चीज़ है। और नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ पिछले 3 सालों में। क्लियर है? तो नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ पिछले 3 सालों में। तो ये चौथी शर्त है, ये देखो लिखी 4, पिछले 3 सालों में इसका औसत नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ या इससे ज़्यादा। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। और एक आखिरी शर्त ये है महारत्न कंपनी के लिए कि पिछले 3 सालों में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो। कितना, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, तो ये लास्ट शर्त आपने देख ली कि पिछले 3 वर्षों में इसका औसत लाभ कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ या इससे ज़्यादा। क्लियर? तब हमारी बी ऑफिसर मेक ऑफिसर कंपनी कैसी बन जाएगी, महारत्न कंपनी बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है खास, 3 शर्तें आपको स्पेशली, 3 4 5 शर्तें हैं वो आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है, पहली जो शर्त है वो है नवरत्न वाली, कि कंपनी नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरी है टर्नओवर वाली, जो आपका टर्नओवर है वो पिछले 3 सालों में 25,000 करोड़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो आपका नेट वर्थ है वो पिछले 3 सालों में 15,000 करोड़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारा प्रॉफिट है वो पिछले 3 सालों में 5,000 करोड़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ये बस याद रखना है, टर्नओवर 25,000 करोड़, नेट वर्थ 15,000 करोड़ और प्रॉफिट 5,000 करोड़। ठीक, 25, 15 और 5, ये 3 आंकड़े आपको स्पेशली याद रखने हैं और आपकी कंपनी बन जाएगी महारत्न कंपनी। ठीक साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। नवरत्न का दर्जा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, 3 सालों में टर्नओवर 25,000 करोड़, 3 सालों में नेटवर्थ 15,000 करोड़ और 3 सालों में प्रॉफिट 5,000 करोड़। क्लियर है? आगे एक दो तीन नोट है इंपॉर्टेंट। एक नोट ये है, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन कमेटी है लघु उद्योग से संबंधित। लघु उद्योग का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्री। क्लियर है? स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना, छोटी छोटी, जैसे किसी ने दुकान खोल ली अपनी, कोई छोटा मोटा अपना गेस्ट हाउस चला रहा है, तो वो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, उससे रिलेटेड कमेटी का नाम है आबिद हुसैन कमेटी। ठीक साहब, तो आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे हो जाएगा, लघु उद्योग से संबंधित। अच्छा, मैं इसका PDF भेज दूंगा, टेंशन मत लो, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको कि इसका PDF भेज दिया जाएगा, आप सिर्फ अभी याद करो। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि पहले वो वीडियो देखा करें अच्छे से, उसके बाद दोबारा भले ही नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे हो जाएगा, लघु उद्योग से। अगला, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1-2 बार पूछी जा चुकी है कि कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1955 में। क्लियर है? ये 2 इम्पोर्टेंट नोट थे। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध है लघु उद्योग से, और NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। ठीक, कब हुई है, 1955 में। किसकी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में। कब हुई है, 1955 में। 3-4 बार बोला करो जिससे याद हो। अभी रिवाइज करेंगे अपन। ये क्या हुआ, मुझे छूमंतर आ गया। अब देखो अगला टॉपिक, ये भी तो आपने उद्योग महारत्न कंपनी पढ़ लिया, ठीक, उद्योग पढ़ लिया। अब जो अगली चीज़ है इसी टॉपिक में वो है
इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री लगाई थी लेकिन वो बीमार पड़ गई। सिकनेस का मतलब क्या होता है, बीमार पड़ गई साहब, कमज़ोर पड़ गई, बुखार आ गया उसे कि नहीं, इंडस्ट्री में बुखार आ गया उसे। क्यों आ गया? क्योंकि जो पैसा लगाया था उसके बदले में उतना प्रॉफिट नहीं मिला। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली और नहीं चली साहब, नहीं चली तो कैसी हो जाएगी, सिकनेस हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो ऐसा कई बार होता है कि कोई फैक्ट्री खुलती है और नहीं चलती, इसको कहते हैं औद्योगिक रुग्णता। ठीक साहब। और औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस के रिगार्डिंग 1985 में, कब, 1985 में एक कमेटी बनाई जाती है, उसको कहते हैं एनडी तिवारी कमेटी। एनडी तिवारी का नाम आपने सुना ही होगा। एनडी तिवारी कमेटी बनाई जाती है जिसको कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी समिति, यानी एनडी मतलब नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो एनडी तिवारी लिख लो या नारायण दत्त तिवारी लिखो, एक ही बात है। तो 1985 में इसी सिकनेस को दूर करने के लिए एक एनडी तिवारी कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी रिकमेंड करती है कि भैया बहुत सारी कंपनियां ऐसे लगती हैं और बीमार पड़ जाती हैं, इसके लिए एक एक्ट लाया जाए, एक कानून बनाया जाए और उस कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएं कि ऐसी कंपनियां जिन्हें बीमारी हो जाती है, मतलब कमज़ोर पड़ जाती हैं, पैसों से दिक्कत आ जाती है, उनके लिए कुछ उपाय करे जाएंगे, कुछ उन्हें मदद दी जाएगी और उसके लिए कानून बनाया जाए। और ये सिफारिश किसने करी? ये सिफारिश करी नारायण दत्त तिवारी समिति ने। और इस सिफारिश के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और कुछ दिनों बाद 1985 में ही ये कमेटी बनी है और 1985 में ही एक कानून बना दिया गया जिसे कहा जाता है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। क्या कहा जाता है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। ठीक है, तो इसको SICA, सीका भी कहते हैं, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो सीका एक्ट कब पारित हुआ? 1985 में। किसकी सिफारिश पर हुआ? एनडी तिवारी समिति की सिफारिश पर। क्यों हुआ? क्योंकि सीका मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार लाने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो 1985 में ये एक्ट आ गया। उसके बाद एक्ट आने के बाद एक संस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया जिसको कहते हैं BIFR। इसका BIFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। BIFR ये लिखा है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ठीक है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक बोर्ड बना दिया, एक संस्था बना दी गई कि जो कंपनियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, आप उस कंपनियों को मदद करेंगे, उस पर रिपोर्ट देंगे, उसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे कि क्या करना चाहिए। और ये बोर्ड कब बनाया गया? 1987 में। क्लियर है? यानी बीमार होती हुई कंपनियों के लिए दो सुधार किए गए। एक सुधार क्या किया गया कि 1985 में एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिश पर एक एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। इंग्लिश में याद कर लोगे तो सही है, हिंदी थोड़ी कठिन पड़ेगी, हालांकि लिख दिए मैंने। तो सीका से याद कर लो, सीका होता है ना, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। और उसके बाद एक बोर्ड भी लाया गया जिसे कहते हैं BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। कब आया है? 1987 में। क्लियर? ये वो आपने बात समझ ली साहब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं से, ये भी आपने समझ ली। अब देखो साहब, अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद इस BIFR में यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन में आपने मतलब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए फिर एक और कमेटी बनाई गई जिसको कहा जाता है ओमकार गोस्वामी कमेटी। ठीक है, इसी BIFR में जो काम लोग कर रहे थे वो अच्छे से नहीं कर रहे थे, इसकी चेकिंग के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ओमकार गोस्वामी समिति। इस कमेटी ने क्या किया? इस कमेटी ने कहा कि जो ये BIFR बना हुआ है इसमें लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और इसकी जगह एक नई चीज़ लानी चाहिए साहब। ठीक है, ये बात इन्होंने कहा। किसने कहा? ओमकार गोस्वामी समिति ने, कि BIFR में कुछ
चेंजेस लाने चाहिए। ओके, अब ये नहीं बता पाए कि चेंजेस लाने के बाद हम क्या करें, क्या कुछ नया बनाएं कि इसी में कुछ करें। तो बस ये कमेटी इतना ही बता के चली गई कि बीआईएफआर में कुछ चेंजेस लेके आओ। ठीक है, इसका मतलब ओंकार गोस्वामी समिति ने बीआईएफआर की भूमिका में परिवर्तन की बात की। क्लियर है, लेकिन क्या परिवर्तन किया जाए ये नहीं बता पाए। तो फिर से एक नई कमेटी बनाई गई और जिससे कहा गया कि आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तो जो नई फिर से कमेटी बनी उसको कहते हैं बालकृष्ण इराडी कमेटी। बालकृष्ण इराडी कमेटी, इसने ही बताया कि बीआईएफआर जो है इसको तो ख़त्म कर दो, इसको तो ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, और इसकी जगह आप एक नया बोर्ड बनाओ जिसको कहेंगे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी, ये गलत लिख गया सॉरी, एनसीएलटी, फिर गलत लिख गया, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, किसकी जगह पर, बीआईएफआर की जगह पर एनसीएलटी बनाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये बात कौन कर रहा है, बालकृष्ण इराडी समिति कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि एनडी तिवारी जो समिति थी इसने कहा कि एक एक्ट बनना चाहिए, कौन सा, सीका, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। सीका किसने कहा, एनडी तिवारी ने। फिर उसके बाद और बीआईएफआर की स्थापना करवा दी बोर्ड की। फिर कुछ दिनों बाद बोर्ड में चेंजेस लाने के लिए ओमकार गोस्वामी समिति बनी, जिसने क्या कहा, बीआईएफआर में चेंज आना चाहिए, चेंज। ठीक है, और क्या चेंज आना चाहिए, तो वो बात करी किसने, बालकृष्ण इराडी समिति ने। और बालकृष्ण इराडी समिति कहती है कि बीआईएफआर की जगह क्या आना चाहिए, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। किसने कहा, ये बालकृष्ण इराडी समिति ने। ठीक है, और इन्हीं की सिफारिश पर एनसीएलटी की स्थापना होती है और 1 जून 2016 को फाइनली एनसीएलटी स्थापित हो जाता है। कब हो जाता है, 1 जून 2016 को। ठीक साहब, ये स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया। अब आपको एक नोट देखना है, और नोट क्या है, नोट ये है कि एक संस्था बहुत पहले गठित की गई थी, उसका नाम है दोस्तों, उसको कहते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऐसे के IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI। और इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1948 को, बहुत पहले। ठीक है, ये एक चीज़ थोड़ी छूट गई थी जो मैंने बाद में बता दी कि IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, 1 जुलाई 1948 को। क्यों की गई थी IFCI की स्थापना, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है या कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक साहब, इसको अच्छे से काम में लाया जा सके, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सके। इसलिए IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, तो लिखा भी है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य निजी और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को, ये गलत लिख गया है यहाँ, तीनों कालीन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दीर्घकालीन है। क्या है, दीर्घकालीन। मैं सही कर देता हूँ उसको तो हाल की हाल, कि बहुत दीर्घकालीन। क्लियर, दीर्घकालीन, ये एकदम टनाटन सही हो गया। ओके, तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म तक, दीर्घकालीन और मध्यकालीन यानी मिडिल टर्म तक ये ऋण उपलब्ध कराना, मतलब आप ऋण कह रहा हूँ, मतलब कहते साथ उपलब्ध कराना है, सह उपलब्ध लिख गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये मुझे लगता है कि जो छाप रहा था वो पी लिया उसने थोड़ा सा। तो ये के साथ मिलकर निजी और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख गया, मैं इसको तुरंत हाल के हाल सही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साख, ठीक हो गया सही, लो साहब। साख का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट यानी पैसा, पैसा उपलब्ध कराना। सही, सारा खेल पैसे का ही होता है।
तो IFCI की स्थापना कब होती है? IFCI की स्थापना होती है 1 जुलाई 1948 को। क्यों होती है? ताकि प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकें और आपस में लॉन्ग टर्म के लिए या मिडिल टर्म के लिए साख यानी पैसा क्रेडिट उपलब्ध कराएं। क्लियर है? 1 जुलाई 1948, ये भी आपने समझ लिया। ऐसे ही आपने सुना होगा दोस्तों ICICI, ये भी आपने सुना होगा। तो ICICI की स्थापना कब होती है? ICICI की स्थापना हुई है 1955 में। कब हुई है? 1955 में। ये IFCI है जो कब स्थापित हुआ था? 1948 में। जबकि ICICI कब स्थापित हुआ है? 1955 में। ठीक है। ICICI की फुल फॉर्म जो है वो ये होती है हिंदी में, भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम। भारतीय औद्योगिक साख व निवेश निगम। इंग्लिश में भी लिख दूँ? इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ साहब, इसकी अपने को तो आती भी है इसकी थोड़ी बहुत, तो यहाँ लिख देते हैं इंडस्ट्रियल। लिख लो साहब, ICICI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड ICI, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बस इंग्लिश आती है, स्पेलिंग में थोड़ा टेंशन हो सकता है। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है ICICI की। ठीक है। ICICI की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ICICI कब स्थापित होता है? 1955 में। क्लियर है? तो ICICI की स्थापना पूछी जाए तो 1955 और IFCI की स्थापना पूछी जाए तो 1948। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। फिर अपन बात करते हैं अगले उद्योग वाले टॉपिक में, उसको कहते हैं श्रम ब्यूरो। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेबर ब्यूरो। ठीक साहब, श्रम को इंग्लिश में कहते हैं लेबर और ब्यूरो तो ब्यूरो ही रहता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। श्रम ब्यूरो साहब, ठीक है। तो श्रम ब्यूरो के बारे में अपन जानेंगे। क्या जानेंगे? कि ये एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो ये श्रम वाला मामला है तो श्रम मिनिस्ट्री हो जाएगी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये श्रम ब्यूरो काम करता है साहब। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई श्रम ब्यूरो की? तो ये 1 अक्टूबर 1946 को श्रम ब्यूरो स्थापित हुआ था। कब हुआ है? 1946। 1 अक्टूबर इतना ज़रूरी नहीं है, लिख दिया है, कोई ऐसा मैटर नहीं है तारीख याद करने के लिए, लेकिन 1946 ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि श्रम ब्यूरो कब स्थापित हुआ। श्रम ब्यूरो स्थापित होता है 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहब? तो इसका हेडक्वार्टर 2 जगह है, एक है शिमला में और एक है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़। हेडक्वार्टर कहाँ है? एक है शिमला और एक चंडीगढ़, अगल बगल में ही है। तो शिमला और चंडीगढ़ में इसके मुख्यालय हैं। किसके? श्रम ब्यूरो के। श्रम ब्यूरो किस मिनिस्ट्री में है? श्रम एवं रोजगार मिनिस्ट्री में है। स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1946 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? शिमला में है और चंडीगढ़ में है। इसी श्रम ब्यूरो से लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक ऐसा ही श्रम संस्थान है जिसको कहते हैं वीवी गिरी श्रम संस्थान, और लोग इससे कंफ्यूज होके वीवी गिरी वाले का आंसर भी शिमला या चंडीगढ़ मार देते हैं, या तो शिमला मार देते हैं चंडीगढ़ मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि वीवी गिरी वाले जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है नोएडा। कहाँ है उसका मुख्यालय? नोएडा। वीवी गिरी, तो गिरी कहाँ पे? नोएडा में। ठीक साहब, तो वीवी कहाँ गिरी? नोएडा में। जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो श्रम ब्यूरो है वो उसका मुख्यालय है शिमला और चंडीगढ़। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेबर ब्यूरो जो है वो है शिमला और चंडीगढ़, जबकि वीवी गिरी वाला जो लेबर ब्यूरो है, लेबर संस्थान है, उसका मुख्यालय है नोएडा। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। अगला एक नोट और है, उसको कहते हैं बिग पुश थ्योरी। ये भी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसका बस प्रतिपादक आपको पता होना चाहिए, उसका प्रतिपादक का नाम है रोडन। अगर ये सवाल पूछा जाए कि बिग पुश थ्योरी का मतलब क्या है, वो है रोडन। मतलब कह रहा हूँ जो किसने दी ये थ्योरी, तो रोडन ने दी है। हालांकि मैं इसका आपको मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। बिग पुश थ्योरी का मतलब ये होता है कि बिग पुश यानी बहुत बड़ा हमको एक पुश चाहिए, तब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी काम करेगी। यानी जो छोटा छोटा निवेश हो रहा है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। हमें बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिग इन्वेस्टमेंट, तब हमारा देश काम करेगा बढ़िया।
तब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और इस थ्योरी को कहते हैं बिग पुश थ्योरी। ऐसा नहीं है कि 5-5 हज़ार रुपया का बिजनेस करो तो सीधे 50 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इस तरीके से ये थ्योरी है कि छोटे छोटा पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको खेल खेलना है तो भाई बड़े पैसे का खेलो। ठीक साहब, 2100 रुपये के बैच बेच के कुछ नहीं होगा। बैच बेचना है तो सीधे 21,000 का बेचो, है कि नहीं। समझ भैया को अमीर बनना है तो 2100 बैच में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। सीधे सीधे भाई खेलना तो 1 लाख रुपए का बैच बेचो, भाई धुआं मच जाएगा। तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, रोडन साहब कह रहे हैं, रोडन। तो इस बिग पुश थ्योरी का मतलब क्या हो गया, इस बिग पुश थ्योरी का मतलब हो जाता है कि छोटे छोटे निवेश अपर्याप्त हैं। कैसे हैं, अपर्याप्त। ठीक है, बड़े निवेश से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, ये इसका मीनिंग हो गया। किसका, बिग पुश थ्योरी का। और बिग पुश थ्योरी किसने दी है, रोडन ने दी है साहब। समझ गए आप। अब एक टर्म होता है जो आज की क्लास का आखिरी टर्म है, उसको कहते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स आपने सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं गिफिन गुड्स और हिंदी में कहते हैं गिफिन वस्तुएं। कैसी वस्तुएं होती हैं, आपने अपने अक्सर जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ आपने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे मंगल बाज़ार सुना है, मंगल बाज़ार लगता है, कहीं लगता है शुक्र बाज़ार, कहीं लगता है ऐसे। स्पेशली एक दिन आपको ऐसा बाज़ार लगता है आपके शहर में जहाँ आइटम सस्ता मिलता है। सुना है आपने ये वाली चीज़ें, जो घटिया किस्म की चीज़ें होती हैं, मतलब जिनकी घटिया नहीं है, मतलब लेकिन उन्हें सस्ता बेचा जा रहा है इसलिए लोग उसे घटिया समझ रहे हैं। जैसे मान लो 100 रुपये की 4 शर्ट हैं, तो लोग वो शर्ट चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन लोग उसे घटिया समझ लेते हैं कि भाई इतनी सस्ती बिक रही है तो घटिया ही होगी। और ऐसी वस्तुओं कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ठीक, जो मंगल बाजार में बिक रहा है साहब, कोई जूता बिक रहा है, कुछ भी बिक रहा है, तो लोग उसे गिफिन गुड्स कह देते हैं। लोग उसे नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स में उसे गिफिन गुड्स कहा जाता है। ये घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। ठीक साहब, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ये इसके बारे में एक थ्योरी दी गई है कि मान लो मंगल बाज़ार मान के चलते हैं, ठीक है। मंगल बाज़ार में एक कुर्ती मिल रही है, लड़की की कुर्ती मिलती है, उसकी रेट है 150 रुपये, 150 रुपये। ठीक साहब, अब देखो घटिया किस्म की वस्तु हो गई वो, ऐसा लोग मानेंगे कि साहब वो अच्छी कंपनी की नहीं होगी इसीलिए सस्ती मिल रही है, इसका मतलब घटिया हो गई। अब देखो, जिसके मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग बढ़ जाए, मतलब ये जो 150 रुपये की थी ये बढ़ के अब 1500 रुपये की हो गई, ठीक है, यानी मूल्य में इजाफा हो गया, तो इसकी डिमांड बढ़ गई। ऐसी वस्तुओं को कहते हैं स्पेशली। अब आपके दिमाग में उल्टा घूमेगा, यार इसकी रेट जब बढ़ी तो इसकी मांग तो कम होनी चाहिए। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भैया ये तो महंगी हो गई तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब ये सस्ती थी ना तो इसे लोग खरीदने में शर्म कर रहे थे। जैसे हर इंसान मंगल बाजार से खरीद नहीं पाता, शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे कि बताओ 150 रुपये कुर्ती पहनती है, अले अले अले, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन उसी कुर्ती को जब किसी मॉल में सजा के रखा गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, समझ गए। मॉल में जब वो कुर्ती बिक रही है तो लोग शौक से खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी है, ये बात आईएएस में, पीसीएस में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए गलत हो जाएगा, उल्टा दिमाग मत लगा देना। इनकी कीमत जब बढ़ती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, और जब इनकी कीमत घटती है तो इनकी मांग घट जाती है। जैसे अगर यही कुर्ती जब 150 रुपये की थी, इसे 50 रुपये का कर दिया, यानी कीमत जो इसकी थी वो और घटा दी, तो इसकी मांग भी घट जाएगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं। लोगों को लगेगा 50 रुपये में कुर्ती आ रही है, बेकार होगी, चलेगी नहीं, एक दिन में फट जाएगी। इसलिए ऐसा होता है कि नहीं होता भाई। 100 रुपये का जूता है, लोग नहीं खरीदते ना, लेकिन वही जूता अगर 1000 रुपये का मॉल में बेच दो तो लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि लगता है लोगों को 100 रुपये का जूता चलेगा ही नहीं। इसलिए अगर कीमत इन चीज़ों की घट जाए, मूल्य में कमी हो जाए, तो मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना सस्ता बिक रहा है, कहीं ना कुछ तो झोल होगा, तभी सस्ता बेच रहा है। समझ गए। इस तरीके से आज अपन ने ये पूरी इकोनॉमिक्स की क्लास समझ ली। एक क्लास इकोनॉमिक्स की और आएगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पूरा
स्वाहा हो जाएगा, शाम का ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब आप जाते जाते आप मुझे एक क्वेश्चन बता के जाओ, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बताओ कि IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए साहब। ठीक है, एक बार फटाफट से इसका रिवीजन आप लोग कर लेना, या मैं ही करा दे रहा हूँ जल्दी से। इंडस्ट्री थी, कुल मिला के पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। तब मंत्री कौन थे साहब? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर दोबारा से औद्योगिक नीति आई 1956 में। ठीक है, एक्चुअली मेरा ये जो टैबलेट है ना, उसकी बैटरी डाउन हो रही है दोस्तों। अब मैं 1-2% रही है, स्विच ऑफ हो जाएगा, तो बहुत कठिन नहीं है। हाँ, मैं इसकी PDF भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। अब ये स्विच ऑफ हो गया तो ये पूरा वीडियो मेरा ख़राब हो जाएगा। मेहनत 1% ही बैठ रही है। पर ये कमेंट ज़रूर करना आप कि IDBI की स्थापना कब हुई। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।